नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मदरसा फंड का फंडा। देखिए, यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का जब से ऐलान हुआ है तब से इस पर बवाल मचा है। कई मुस्लिम संगठन और मौलवी मदरसों के सर्वेक्षण का विरोध कर रहे हैं। हालांकि कुछ मौलवी सरकार के इस कदम को सही भी ठहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे मिनी NRC बता चुके हैं। इसके अलावा जमीयत उलमाए हिंद ने मंगलवार को योगी सरकार के फैसले के विरोध में बैठक की है। इसमें यूपी के विभिन्न जिलों के मदरसों के प्रधानाध्यापकों ने शिरकत की। इस दौरान जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि इस फैसले का विरोध करेंगे, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि वो उनसे बात करें, क्योंकि मदरसे देश की संपत्ति हैं और देश के विकास में लेकर हर संघर्ष में मदरसों का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि असम की तरह मदरसों को बुलडोजर से तोड़ा ना जाए। आपको बता दें कि यूपी सरकार का कहना है कि सर्वे का मकसद मदरसों को मॉडर्न बनाना और उन्हें अन्य सुविधाएं देना है, लेकिन कुछ सियासी दल सर्वे का असली सच कुछ और ही बता रहे हैं। वहीं इन सब के बीच NCPCR की रिपोर्ट में मदरसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा है कि मदरसों को करीब 10,000 करोड़ रुपए डोनेशन के जरिए मिले, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि मदरसे के बच्चों के खाने पर खर्च 50% कम हो गया। आपको यह भी बता दें कि मदरसों को सबसे ज्यादा डोनेशन ज़कात के जरिए मिली है। ज़कात का मतलब होता है इस्लाम में आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा जो होता है वो किसी जरूरतमंद को देना अनिवार्य है। इससे करीब 8,106 करोड़ रुपए मदरसों को मिला, जबकि ईद की नमाज से पहले हैसियत के हिसाब से जो दान दिया जाता है उस फितरा से करीब 932 करोड़ रुपए का डोनेशन आया। वहीं बकरे ईद में कुर्बानी के बाद जानवरों के चमड़े को बाजार में बेचकर आमदनी से 1200 करोड़ रुपए का डोनेशन मदरसों को गया। इस तरह रकम करीब 10,000 करोड़ रुपए हो जाती है और ये कोई मामूली नहीं है। लेकिन इन पैसों का कितना सही इस्तेमाल हुआ, ये बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। देखिए, और वाकई में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार जब इतना डोनेशन आ रहा है, जब इतनी चीजें हो रही हैं, सरकार कह रही है कि उनका मकसद है सर्वे कराने का कि हम और ज्यादा मॉडर्न बना सकें, और ज्यादा सुविधाएं दे सकें, उसके बावजूद इसका विरोध भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आखिरकार कैसे इन चीजों पर काम हो पाएगा, या मदरसों के लिए जो सर्वे हो रहा है वो प्रॉपर कितना हो पाएगा, कितनी चीजें मिल जाएंगी, और ये सबसे बड़ा सवाल, ये जो डोनेशन की पूरी बात सामने आई है, आखिर ये इतना पैसा फिर जा कहां रहा है, और यदि इतना डोनेशन है तो फिर मदरसों में इतनी अव्यवस्थाएं या इतनी कमियों की जो बात होती है वो कैसे आ रही है। विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कंचन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मौलाना सैयद अली कुम्मी जी, आज आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि मदरसों का जिक्र हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर अभी जो बात है वो सामने है। क्या लगता है आपको, यदि ये डोनेशन की जो बात आई है, वाकई में यदि इतना डोनेशन है, या कहते हैं ना कि एक नियम होता है कि हम इतनी बचत करके पहुंचाते हैं, यदि प्रॉपर इतना आ रहा है उसके बाद भी मदरसों का सर्वे कराने की बात है, मॉडर्न बनाने की बात है, या बदहाल स्थिति में है, तो क्यों, क्या मानते हैं आप कि पैसे फिर कहां जा रहे हैं यदि प्रॉपर नहीं हो रहा काम? मैडम, मैं इससे पहले कई मरतबा बोल चुका हूँ कि बिल्कुल सच है कि पैसा मदरसों के नाम पे बाहर, इंडिया के बाहर से भी आता है और इंडिया में बहुत पैसा आता है, मगर जो इसके जिम्मेदार होते हैं मदारिस के, ये सब पैसा हजम कर जाते हैं। ना बच्चों पर सही खर्च करते हैं, ना बच्चों की तालीम पर सही खर्च होता है। ये अपने अकाउंट भरते हैं और अपने हिसाब से खर्च करते हैं। और ये जो योगी सरकार ने फैसला लिया है, इसका सबको चाहिए समर्थन करना चाहिए है, वेलकम करना चाहिए। ये अच्छा काम है कि हमारे कौम के, हमारे मुल्क के, हमारे सूबे के जो है बच्चे जो है बेहतरीन तालीम हासिल करेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे। मैं हुकूमत की फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। अगर ये हुकूमत ऐसा अच्छा काम कर रही है कि मदरसे का सर्वे होगा और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। देखिए, मैं भी दुनिया भर में जाता रहता हूँ, आप यकीन माने कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर मदरसों की पोजीशन बहुत खराब है। बच्चों की तालीम बिल्कुल ना के बराबर है। बच्चों को जो है ऐसी पढ़ाई दी जाती है जिसका फायदा कहीं पर भी नहीं होता दुनिया के अंदर। बाद में वो किसी छोटे मोटे काम पे बैठ जाते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। और हमारे मुसलमान जो है, मुसलमान भाई जो है, बेइंतहा मदरसों की मदद करते हैं। मदद कहाँ चली जाती है किसी को नहीं मालूम। अगर योगी सरकार ने यह कदम उठाया है तो ये काबिल तारीफ है
और काबिल सताइश है। सारे उलमा को चाहिए कि हिमायत करना चाहिए है और अपने मदरसों के सर्वे करवाएं। अगर डरता वही आदमी जो गलत काम करता है, वही डरेगा जो गलत काम करेगा। सही आदमी कभी नहीं डरेगा। मतलब मेरा ट्रस्ट है, आप आके चेक कर लें कि हम क्या काम कर रहे हैं। ऐसे ही चाहिए, मदरसे वालों को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए है, हुकूमत का सहयोग करना चाहिए, हुकूमत के साथ रहना चाहिए है। बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, बड़ी बड़ी तालीम दी जाए, ताकि बच्चे हमारे मुल्क के आगे बढ़ सकें और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। उत्तर प्रदेश ही बल्कि पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़े। और जो मोदी जी और योगी जी की स्कीम है, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में जो है वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, वो बिल्कुल सही बात है। इसको मानना चाहिए, क्यों नहीं मानते हैं। अब जहाँ तक बात आती है ओवैसी की, हर चीज में ओवैसी बोलते हैं। ओवैसी में कोई ना कोई कंट्रोल करता है, अपने आप को मध्या कहते हैं मुसलमानों का, जबकि मुसलमान बिल्कुल जो है ओवैसी को नहीं मानते हैं। हद यह है, जहाँ के रहने वाले हैदराबाद के वहाँ के लोग नहीं मानते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ मानेंगे। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि बिल्कुल मदरसों का जो है बाकायदा सर्वे हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, तालीम दी जाए, पढ़ाया लिखाया जाए, ताकि इन्हीं मदरसों से मैं आपको बताऊं कि सैयद अहमद मखदूम गवर्नर थे, मिनिस्टर थे, सैयद सिद्दीकी साहब गवर्नर रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, सैकड़ों IAS पीसीएस बन चुके, अभी भी IAS पीसीएस मदरसों के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है, मगर यही है कि मदरसों पर जो काम किया गया है वो काबिल तारीफ है। हम सब इसका सहयोग करते हैं, योगी जी का और मोदी जी का, कि अच्छी तरीके से मदरसों में तालीम होना चाहिए। ठीक है, चलिए कंचन जी, देखिए सर्वे हो रहा है या होना चाहिए, अच्छी बात है कि हम यदि इस मकसद से कराते हैं ताकि यदि कहीं कोई कमी है तो उनको दुरुस्त किया जाए, लेकिन कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और एक जो बात मुझे इन आंकड़ों से पता चली है, जो हमने पूरी एक रिपोर्ट में देखा, कि यदि इतना डोनेशन आ रहा है तो मुझे लगता है डोनेशन से ही बहुत हद तक काम किया जा सकता है। अब या तो प्रॉपर सर्वे नहीं था इसलिए डोनेशन उतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, या फिर हमेशा कहते हैं ना कि वो एक भ्रष्टाचार वाली बात, कि यहाँ भी क्या वो चीजें हो जाती हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जो बच्चों के लिए बच्चों तक पहुंचनी है, उसको भी खाने वाले कैसे बैठे हैं। जी राखी जी, बहुत गंभीर मुद्दा है और अगर इसको ना देखा जाए, जो ना समझने वाली प्रक्रिया चल रही है वो बहुत दिनों से चल रही है, आप भी जानती हैं और हमारा पूरा भारत जान रहा है कि ये लोगों की एक मानसिकता है। ये लोग सोचते हैं, ये जो डोनेशन खाने वाले लोग हैं या भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये सोचते हैं कि अगर यही बच्चे पढ़ गए, यही बच्चे अगर अपने लिए ख्वाब देखने लगे, IAS पीसीएस का ख्वाब देखने लगे, अगर डॉक्टर इंजीनियर के ख्वाब देखने लगे, तो फिर वो जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने जाएंगे तो फिर वो जो पत्थर लेते हैं हाथ में और जब देश के खिलाफ खड़ा होना होता है तो फिर वो बच्चे कहाँ से आएंगे और वो काम कौन करेगा। अगर मदरसे में भी अच्छी चीजें होने लगी तो फिर ये काम कोई करने वाले बच्चे रहेंगे नहीं। इसलिए गरीबों के बच्चे ना पढ़ पाए, ये पूरी तरीके से मानो तो मुहिम चल रही है। जिस प्रकार से मदरसे का विरोध हो रहा है, मुझे तो लगता है कि पूरा का पूरा यही षड्यंत्र है, क्योंकि आप जानते हैं और मैं भी इस बात को थोड़ा बहुत समझ रही हूँ, बड़े लोगों से जान रही हूँ कि जिस प्रकार से ये प्रक्रिया चल रही है, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आदरणीय योगी जी ने इस चीज को कहाँ से शुरू किया। एक किसी मदरसे में एक बच्चे को बहुत मारा जा रहा था, बहुत पीटा जा रहा था, उसको बांध करके बहुत प्रताड़ना दी जा रही थी। वहां से ये जो सर्च या फिर मैं कहूँ कि जो भी चीजें चल रही हैं कि मदरसों में हो क्या रहा है, सर्वे जो चल रहा है उसमें हर एक तरीके से पॉइंट खोजे गए हैं। एक बहुत अच्छी कमेटी बनाई गई है और 11 ही पॉइंट, उसमें कोई अलग से पॉइंट नहीं है। सबको पता है कि 11 पॉइंट में क्या मदरसों के लिए सर्वे हो रहा है कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, नाम क्या है, आपको डोनेशन कहाँ से मिल रहा है। क्योंकि जो सरकारी मदरसे हैं उनमें तो 866 करोड़ रुपए ही मिल पा रहा है अगर देखा जाए, क्योंकि सरकारी मान्यता प्राप्त तो मदरसे हैं नहीं बहुत ज्यादा देखा जाए तो। वैसे तो यूपी में 16,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, लेकिन सरकारी के हिसाब से 568 ही मदरसे चल रहे हैं जिनको डोनेशन बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। केंद्र के द्वारा भी बहुत अच्छी तरीके से उनको अलग से ट्वीट करके, अलग से उन्हें मोटिवेट करके 3 टीचर वगैरह दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी योजना केंद्र से भी चल रही है और वो मुहिम पूरी चल रही है। लेकिन वही है कि प्रक्रिया अगर सर्वे के तौर पर देखा जाए, जो निकल के आ रहा है, मैंने भी देखा कि अब मदरसों की हालत वो जो है वो दिखाई दे रही है कि बच्चों पर पढ़ाई नहीं होती है। जो कुरान है उसकी ही केवल आपको शिक्षा दी जा रही है। वहां पर ठीक से, मैंने जो आंखों से देखा, बच्चे ठीक से ABCD नहीं जान रहे हैं, उनको नहीं पता है कि हमारे देश का
प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है नहीं पता, मुख्यमंत्री कौन है, तो ऐसे ही बच्चे तो हाथ में पत्थर लेंगे ना। अगर यही बच्चे पढ़ाई की तरफ जाएंगे, अच्छी उनको शिक्षा दीक्षा मिलेगी, तो मुझे लगता है ये देश का नाम रोशन करेंगे। और जो उनकी बुद्धि का लेवल है वो कहीं पर भी भ्रमित नहीं होगा, और उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा कि अपने देश के खिलाफ खड़े हो जाओ, या देश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, या फिर किसी जो देश के विरुद्ध में संस्थाएं हैं उनसे जुड़ने का उन्हें कहीं से भी शिक्षा मिले और वो भड़के, और फिर वो समझे ना कि हमारा हित किसमें है। अगर उन्हें ठीक से शिक्षा मिली, इसी चीज की पूरी कोशिश आदरणीय योगी जी द्वारा हो रही है कि कहीं से भी उनकी शिक्षा दीक्षा में कमी ना हो। जो भी कमी आ रही है सर्वे के तौर पर देखा जा रहा है, और जो कमी होगी उसके लिए अलग से एक टीम बनाई जाएगी और योजनाएं भी बनाई जाएंगी कि कैसे उनके शिक्षा के लिए अच्छी योजनाएं बनाई जा सके, वो अच्छी शिक्षा कैसे पा सके, अच्छी चीजें उनके लिए कैसे मुहैया हो सके। ये सारे सर्वे के दौरान चल रहे हैं, और कहीं कोई गलत राह पे ना जा पाए इसका भी एक विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। ये सारे मुद्दे। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है कि बाल संरक्षण आयोग जो है उनके जो आंकड़े हैं, जो पूरी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए क्या है क्या नहीं है, कितना सही है, क्या नीतियां हैं, क्या डोनेशन आता है, क्या मदरसों को जाए, एक पूरा एक क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों के लिए है तो वो पूरा एक रिकॉर्ड होता है। उसके अकॉर्डिंग मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मैं बार बार उसी बात को इसलिए फोकस कर रही हूँ कि हमारे पास अभी के आंकड़ों के हिसाब से यदि इतना डोनेशन है तो व्यवस्थाएं वैसे ही अच्छी हो सकती हैं, 10,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। फिर भी यदि सरकार कह रही है कि हम सर्वे कराते हैं और अच्छा बनाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि अच्छा नहीं बनाएंगे, शायद ये हो सकता है कि सर्वे करा के ऐसा ना हो कि आधों को हटा ही दें, हो सकता है ये भय हो सकता है जिसकी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीजें ना थोड़ी स्पष्ट हो जाएं कि मकसद क्या है। दूसरी चीज ये कि यदि इतने 1,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो फिर बदहाल व्यवस्थाएं अभी भी क्यों हैं? हमें तो फिर उस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब सरकार पारदर्शी होती है तो उसके हाथ में जो नीतियां होती हैं वो एक बराबर से लागू। ये वही सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है और एक कौम विशेष के प्रति प्रतिशोध की भावना रखती है। ये सारी चीजें अभी आपने सामने देखी कि वहां के मदरसों के साथ किस तरह की चीजें करते हैं। नियम इनका जहां चाहे वो बता दें कि ये बिल्डिंग जो है वो अवैध बनी हुई। अगर अवैध बनी हुई है तो क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश था उसे डिमोलिश करने का? तो ये सारी चीजें प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। ये कह रही थी अभी हमारी बहन की, भाई अगर उनके एक हाथ में किताब होगी और एक हाथ में लैपटॉप होगा तो बहुत ही अच्छी दुनिया लगेगी और बहुत बढ़िया है, डिजिटल इंडिया में सहयोग होगा। लेकिन दूसरी तरफ और भी कुछ कह रही थी कि मदरसों से ही आतंकवादी निकल जाते। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, गोरखपुर के अंदर जो मंदिर पर अटैक हुआ था वो तो आईआईटी किया हुआ इंजीनियर था जिसको आपने आरोप लगाया, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो आतंकी है ही नहीं। मैं उसी गोरखपुर से आता हूँ, जिस डॉक्टर साहब और उनके बाबा जो है वो शहीद कहलाते हैं। उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है और आज उनको आतंकवादी वो लोग बनाते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने नाखून तक नहीं घिसे। खैर ये तो एक अलग की बात हो गई, लेकिन अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। ये बाल संरक्षण वाला जो आप बता रही हैं, ये किसके अधीन काम करते हैं? गवर्नमेंट के। ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? जकात कहां से आई? ये कैसे कलेक्ट हो रही है? ये बताओ। ये अपना चंदा तो बताने के लिए तैयार नहीं कि 7 साल में विश्व की सबसे अमीर पार्टी बनने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसको 90% जो है वो बॉन्ड अकेले मिलते हैं, वो बॉन्ड किस उद्योगपतियों से मिले हैं ये बताने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने एक नियम बना लिया कि 20,000 से नीचे का अगर कोई डोनेशन होगा तो उसमें नाम, पिता का नाम और पता बताया जाएगा, लेकिन 20,000 से ऊपर का अगर कोई बॉन्ड खरीदता है तो ना उसका नाम बताया जाएगा, ना पिता का नाम बताया जाएगा, ना पता बताया जाएगा, और ना ये बताया जाएगा कि किस कंपनी से दिया और कंपनी के किस फंड से दिया, या ये काला पैसा है या ये गोरा पैसा है। इस सरकार पे कैसे भरोसा करें जो कहती है कि 1,000 रुपए के नोट हमने इसलिए बंद कर दिए कि 2,000 का की जो है बड़े नोट होंगे तो उससे फर्जिफिकेशन ज्यादा होगा, भ्रष्टाचार ज्यादा होगा, लेकिन इन्होंने तो 2,000 जारी कर दिए और वो आपको मैंने फंड वाला भी बता दिया। अब मैं दूसरी चीज कहता हूँ, एक तो इनके आंकड़े फर्जी हैं। जो सरकार चाह रही है वो बाल संरक्षण वालों से कहला रही है,
और अगर ये बात सत्य है तो इस बार विधानसभा सत्र के अंदर योगी जी लेकर के आवे श्वेत पत्र और जारी कर दे मदरसों के ऊपर। और मैं तीसरी चीज कहता हूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का आप वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 30 इस बात को कहता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने शैक्षिक संस्थाएं अपने मन हिसाब से बना सकते हैं, संस्थाएं चला सकते हैं, उसका अनुरक्षण कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं और उसकी वित्तीय व्यवस्था कर सकते हैं और यहां तक कि उसकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उसमें सिलेबस तय कर सकते हैं, ये उनका काम है। और मदरसे के अंदर जो है आलिम और मुफ्ती और मौलवी पैदा किए जाते हैं, न कि कोई इंजीनियर और डॉक्टर, उसके लिए अलग संस्थाएं बनी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनको रेगुलेट करने की अथॉरिटी नहीं है। जब आप उनको अनुच्छेद 30 साफ कहता है कि कोई सहायता प्राप्त है तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे सहायता ही नहीं ले रहा है तो आप वहां पर कैसे जांच कर सकते हैं? और आप जांच करके करेंगे क्या? आपके पास अथॉरिटी है कि आप सबको बराबर से बंटवा देंगे, या आपके पास अथॉरिटी है कि आप स्वयं मदद कर देंगे? अगर एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप लेना चाहते हैं तो कैसे भारतीय जनता पार्टी इस बात को कि हम जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद जहां पाएंगे कि इस जगहों पर जो है वो मदरसों में ये दिक्कतें हैं और वहां फंड की भी दिक्कत आ रही, तो हम उसको जो है अपनी तरफ से फंड देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये सहायता प्राप्त विद्यालय बना ही नहीं सकते, इन्होंने पॉलिसी ही समाप्त कर दी, तो ये प्रदेशीकरण कर रहे हैं। तो ये साफ बात कि जब आप नियमित विद्यालयों को आपने जो है एक पर लेना छोड़ दिया और आपने नई एक नीति लाई कि आप प्रदेशीकरण तो करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा समूचा उसको आप स्वयं अपने हाथ में ले लेंगे और उसकी बिल्डिंग से लेकर के सब कुछ और नियुक्ति का अधिकार भी उसका होगा, तो उसको कहते हैं प्रदेशीकरण। और एड के अंदर जो है वो प्रबंधकीय तंत्र चलता है, उसको आपने समाप्त कर दिया। तो बहुत सीधी सी बात है, ये अनुच्छेद 30 का वायलेशन है जो ये करने जा रहे हैं। अगर इनको इतनी चिंता बच्चों की है, बच्चों के संरक्षण की है, तो प्राथमिक विद्यालय में एक ही घड़े शिक्षक के घड़े से पानी पीने वाले पीड़ित बच्चों को मार दिया गया, उस पर मोदी सरकार क्यों चुप है? कहाँ है जहाँ नमक और चावल जो है मिड डे मील के अंदर बांटे जा रहे हैं, मिड डे मील में जो है वो कीड़े पाए जा रहे हैं, और अगर कोई रिपोर्टिंग अगर पत्रकार कर रहा है तो उसको जायसवाल साहब को जेल भेज दिया जा रहा है। एमटीबी आप बन नहीं सकते, योगी और मोदी सरकार है, आपको बेटों से भरवाएगी। तो ये सारी चीजें ये अपने अनुरक्षण कर नहीं पा रहे, अपने विद्यालयों को फंड दे नहीं पा रहे, छत गिरने के कगार पे तमाम विद्यालयों की लगी हुई है। और साथ ही साथ कई एक ऐसे विद्यालय जिसमें किचन नहीं है, जिसमें शौचालय नहीं है, वहां तो योगी जी दे नहीं पा रहे, स्वेटर दे नहीं पा रहे, यूनिफॉर्म दे नहीं पा रहे, वजीफा दे नहीं पा रहे। और वजीफा का क्या कहते हैं कि इससे लिंक करा दो। 2 साल से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनका वजीफा नहीं दे पा रहे हैं। ये जो वस्त्र के लिए पैसा भेजने की बात कही थी वो भी रिलीज नहीं कर पाए। तो पहले तो इनकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद इनकी जांच होनी चाहिए कि जो 15 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने अपने मित्रों को बांट दिया और एनपीए कराने के बाद राइट ऑफ कर दिया, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये गवर्नमेंट अगर भ्रष्टाचार करेगी तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर चला रहा है तो उसके फंड से आपकी निगाह लगी हुई है, कैसे कोई करेगा आप पर विश्वास? कपीस जी मदरसों की बात हो रही थी, बहुत सारी चीजों का जिक्र आ गया है, बहुत सारी चीजों का जिक्र आ गया है। कंचन जी उस पर जवाब देना चाह रही है। कंचन जी बोली। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जो स्कूलों के बच्चों को ड्रेस मिल रही है वो कहीं से अखिलेश जी ला कर दे रहे हैं, वो आदरणीय योगी जी ही दे रहे हैं। ड्रेस बहुत अच्छे से जा रही है, मैं भी देखती हूँ, मैं एकदम बद्दर देहात से आती हूँ, आपको बता दूं कपिल जी, और मैं देखती हूँ कि किस तरीके से बच्चों को ड्रेस मिल रही है, किस तरीके से जूते मिल रहे हैं। और हाँ, एक बात बता दूं, जो पहले होता था ना कि 20 से कमीशन कट जाया करता था, उसका सिस्टम खत्म हो गया है। अब सीधा का सीधा ड्रेस दिया जाता है, सीधा का सीधा उनके खाते में पहुंचाया जाता। बोलिएगा बिल्कुल नहीं मेरे बीच में, सीधा सीधा उनके बीच में एक न्यायिक जांच करा लीजिए ना। कहा था ना बदतमीजी मत करिएगा, कहा था ना बदतमीजी मत करिएगा, एक न्यायिक जांच करा लीजिए। जैसे मैंने सुना आपके कह देने से कपिल श्रीवास्तव जी वो आपके बीच में बोली नहीं थी। देखिए ये यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, काफी लंबा आप बोले, वो आपको इंटरप्ट नहीं करा था उन्होंने। नहीं, इन्होंने पहले ही कहा कि हम इनको बीच में इंटरप्ट न करेंगे, नहीं होती है, मर्यादा नहीं होती है। और पहले इनसे कह दीजिए कि बदतमीजी स्वयं करना बंद करें। कितने बुजुर्ग हैं आप, आपको समझ नहीं आता कि अरे अगर बुजुर्ग है और बेटी हो हमारी तो बदतमीज बताओगी? आप बदतमीजियां कर रहे हैं। चलिए व्यक्तिगत मत होइए प्लीज, टॉपिक पे बात करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, व्यक्तिगत मत होइए प्लीज। मैंने आपको
जब मुझे गुड़गुड़ बता रही हो तो बदतमीज का होगी। 10 मिनट सबसे पूछ लो, एविडेंस पूछ लो तो बदतमीज हो गया। तुम्हारी खेत बाड़ी ले ली है क्या? मैं आपको छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? तुम्हारी खेत बाड़ी ले ली है क्या? क्यों कर रहे हो? मतलब बोलने नहीं दो। राखी जी मुझे देखो, नहीं बताओ अपने पिता से। देखिए मैं एक बात बोलूंगी, कपीश जी मेरे लिए प्लीज, कपीश जी आप और कंचन जी दोनों सम्मानीय है हमारे लिए, और प्लीज व्यक्तिगत मत होइए, हम मुद्दे पे बात करिए प्लीज। नहीं होती है। राम कथा कैसे जप लेती हो ये बता लो। जब आपको संस्कार नहीं है, आप एक तरफ कह रही है कि आप बुजुर्ग हैं। ठीक है कपीश जी आप दोनों बहुत सम्मानीय है, प्लीज व्यक्तिगत मत होइए, टॉपिक पे बात करें। यदि इसको खींचते रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी, प्लीज। नहीं राखी जी ये बदतमीजी है, ये अखलाक की कमी है इनकी, ये संस्कार की कमी। भगवान जाने कैसे राम कथा बात चुकी है ये। अरे मुझे भी वही लग रहा है। राम कथा यही बताती है क्या अपने बुजुर्गों को बदतमीज कहना? 10 मिनट आप बुजुर्ग हैं, आपके जैसे बुजुर्गों को तो वही करना चाहिए जो मैं कर रही हूँ, कि आपको समझाना सिखाना चाहिए कि आप बुजुर्ग कैसे हैं। अरे समझाई तो रहे, जैसे पूछ रहे प्रवक्ता बन के बैठी हो तो बताओ। ठीक है प्लीज चलिए वापस हम टॉपिक पे आएंगे प्लीज। देखिए समय हो जाता है, ऐसे मत करिए प्लीज। कंचन जी अपने टॉपिक पे आ जाइए प्लीज। गुलाबी है, अरे आंकड़े झूठे हैं, ये सारे आंकड़े किताबी है। आपकी मर्यादा इसके अगर सही है तो विधानसभा सत्र के अंदर योगी जी को लेकर के आओ, ये बोले कि कहां पर उन्होंने कैसे फंड देखा है। जिन्हें तमीज नहीं है, जिन्हें मर्यादा नहीं है, जिन्हें बुजुर्गियत का ख्याल नहीं है, ऐसे ही लोगों को सिखाना विषय पड़ता है मदरसों उनसे पे बात करने बच्चों के पे बाद। हो रही है, समझ में उनकी आया? और शिक्षा आपने उनको जवाब बेहतर नहीं बनाने दिया। की हो रही है। आप लोग अभी क्यों इतना देखिए, पर्सनल हो रहे हैं आपको प्लीज। जवाब दूंगी। राखी जी सबसे पहली चीज बदतमीज इन्होंने कहा, आप अपनी पूरी डिबेट को घुमा लीजिए। नहीं मैं मान रही हूँ कपीश जी, लेकिन उसके बाद आपने भी पलटवार कर दिया, उसके बाद बात खत्म हो जाती है। नहीं करेंगे, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे बदतमीज बनाएगा आपके चैनल पे बैठ, मैंने ये नहीं कहा, आपने पलटवार किया, बात वहाँ खत्म हो गई थी। प्लीज इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं। देखिए मुझे पता है बहुत खराब लगता है, आप सब हमारे लिए बहुत सम्मानीय होते हैं। मुझसे इनको अपनी बुजुर्गियत का ख्याल नहीं आता मेरे साथ। कंचन जी प्लीज बार कंचन जी ज्यादा हो रहा है, बार प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए एक लिमिट होती है ना। इनको या तो रोक दीजिए या फिर इनका भागीदार बोल रही है। मैंने उनको बोल दिया है प्लीज। देखिए प्लीज समय भी हो गया है। तमीज़ी अपनी बंद नहीं करेंगे, मुझे जवाब देने नहीं देंगे, ये अपनी पूरी हद पार कर देते हैं। तो मैं चाहूंगी अपना माइक या तो इनका बंद कर दीजिए। चलिए आप बोलिए जल्दी से, क्योंकि समय भी हो गया, प्लीज जल्दी से बोलूं तो आप गारंटी लीजिए कि मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, अपने स्लॉट में बोले। देखिए कंचन जी आपने वो पर्टिकुलर एक वर्ड बोला जिस पर वो उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने रिवर्ट दिया, वो इंटरप्ट नहीं करते, इसलिए मैंने बोला। ठीक है चलिए अब तो टॉपिक पे आ जाए। बहुत गलत बात है। देखिए अभी भी इतना क्लियर करने के बाद भी यदि ऐसे होगा कैसे बात होगी। दिए जाएंगे, अगर इसको बदतमीजी ये कहती है तो ये इनके पिता पर लागू होगा, मुझ पर नहीं लागू होगा, क्योंकि इनके संस्कार जो है वो वहीं से आते हैं। और ये कैसे राम कथा कहती है जब ये अपने बुजुर्ग तुल्य लोगों को बदतमीज कह रही है। तो चलिए ठीक है, देखिए कंचन जी और कपीश जी समय भी हो गया है। मुझे बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि मैं अपने पैनलिस्ट के कभी भी मुझे ऑडियो बंद नहीं कराने पड़ते हैं। हमेशा वो कम से कम मेरा सम्मान तो करते हैं कि बात तो सुने, लेकिन आप लोग सुनने को तैयार नहीं है। मुझे इस चर्चा को यही रोकना होगा। प्लीज मैं आप लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ, थोड़ा सम्मान मेरा रख लीजिए प्लीज। समय हो गया है, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कि मुझे किसी का ऑडियो बंद कराना पड़े, सब सम्मान्य है, लेकिन समय हो गया। मैं कब से रिक्वेस्ट कर रही हूं आप लोगों से। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए फिलहाल मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आखिरकार जो चर्चा है मदरसा फंड का फंडा, जितने पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि यदि इतनी रकम आती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा विकास हो सकता है मदरसों का, जिसके लिए कहा जा रहा है, जिसके लिए सरकार जो है वो सर्वे की बात कर रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा फिलहाल सर्वे कैसा होता है, कितने लोगों को उसमें आप काम करके देते हैं, या इसकी डिटेल और जब सामने आएगी कि भाई इतने पैसे आ रहे थे तो वो कहां चले गए। मुझे लगता है शायद एक बहुत बड़ा एक घोटाले के रूप में चीजें सामने कहीं ना आ जाएं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।